कौन सा भाग जो है आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? आप बोलोगे सर फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग है जो आंख की रेटिना की तरह काम करता है? देखिए राइट होगा फिल्म, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी का होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किससे? तो राइट होगा डेसिबल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो प्रभावित होता है? देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो प्रभावित होता है? तो याद रखिए करेक्ट होगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या हो? तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या हो? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करे, ठीक है, या फिर दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ठीक है। अगला है इको साउंडिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो भाई देखिए इको साउंडिंग का प्रयोग जो है यानी सोनार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वायु के वेग तथा माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मैक संख्या, मैक है ना, मैक संख्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि देखिए प्रकाश की चाल जो होती है ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों? चमगादड़ जो होता है ये अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोई पिंड उष्मा को अधिक, देखिए कोई पिंड उष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह किस प्रकार का हो? तो कोई भी पिंड हो उष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है कब? तो याद रखिए करेक्ट आएगा जब वह काला और खुरदरा होता है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो भाई पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है वो क्या होता है साथियों? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 273.16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डिवार ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा डिवार। आगे देखिए न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है तभी लागू होता है जब क्या हो? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है ये तभी लागू होता है, याद रखिए, जब ताप में बहुत ज़्यादा अंतर न हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला है देखिए किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम कौन सा है? तो ये न्यूटन का शीतलन नियम है। याद रखना क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि शीतलन नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। आगे देखिए अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम कौन सा है? तो अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है साथियों, ऑप्शन नंबर ए किरचॉफ का नियम। अगला है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? देखिए शीतकाल में जो कपड़े होते हैं हमें गर्म रखते हैं, क्यों भाई? तो याद रखिए क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है ये, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? याद रखिए करेक्ट होगा अवरक्त किरण। आगे देखिए आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? याद रखिए आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का जो संप्रेषण होता है ये क्या कहलाता है? आप बोलोगे सर संवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का जो तापमान है वो गर्म होगा, याद रखिए गर्म होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? तो एक टेबल पंखे को हम अगर बंद कमरे में चलाते हैं तो जो कमरे की हवा होगी ना वो क्या हो जाएगी? तो याद रखिए कमरे की जो हवा है वो गर्म होगी, ऑप्शन नंबर बी। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है जिससे क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है साथियों? बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? आप बोलोगे सर उष्मीय विकिरण को मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं विकिरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ठीक है। आगे देखिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? देखिए धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी
उष्मा क्या कुचालक होता है, इसी कारण। ऑप्शन नंबर ए। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होगा? तो भाई सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? याद रखिए, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक जो होते हैं वे क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। क्वथनांक 100 डिग्री और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर किसको बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है, याद रखना। और विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विकिरण पायरोमीटर, देखिए विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम? तो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापक्रम को याद रखिएगा। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को पायरोमीटर में मापा जाता है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? याद रखिए, यहाँ करेक्ट आंसर होगा स्टीफन के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम पर। अगला क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी। ठीक है, एक हो गया आपका पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी जो कि स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, और एक होता है ताप युग्म तापमापी, ये किस सिद्धांत पर? तो ये सीबेक के नियम पर या सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। दोनों ही याद रखना। दूध से क्रीम निकालते हैं तो क्या होता है? तो भाई दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो दूध का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का घनत्व बढ़ता है। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय ये है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पहियों में बॉल बियरिंग का कार्य क्या होता है? तो पहियों में बॉल बियरिंग कराया जाता है किस लिए? तो याद रखिएगा, पहियों में बॉल बियरिंग कराया जाता है स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए। ठीक है, स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए। अगला है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो भाई इसका कारण है साथियों, याद रखना, असंजक बल का अभाव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। इसका कारण क्या है भाई? तो ये क्योंकि यहाँ गुरुत्व नहीं होता है। याद रखना, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, इस कारण वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, लटकते रहते हैं। आगे देखिए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब साबुन को हम जल में घोलेंगे तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होगा? बिल्कुल घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा सीधे में ऊपर में देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो भाई गेंद स्थिर गति से जा रही है ना, तो उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो हुक का जो सिद्धांत है ये साथियों किससे संबंधित है? याद रखिए, करेक्ट आएगा प्रत्यास्था से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रत्यास्था। अगला, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? देखिए, लोलक का जो आवर्तकाल होता है ना, ये किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, लोलक का आवर्तकाल जो है ये लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लंबाई पर। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो भाई याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। देखिए, जब पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो भाई भार तो इसका बदलना ही है। अगर वो साथियों देखिए, अगर वो 10 kg का है भाई, ठीक है, वो अगर 10 kg का है, कहाँ पर 10 kg पर है अगर चंद्रमा पर, तो उसका 6 गुना पृथ्वी पर यानी 60 kg का वो पृथ्वी पर हो जाएगा। यानी इसका भार तो बदलेगा लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा ना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है और आशा करते हैं इस क्लास से
कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं अभी और भी क्लासेस कराऊंगा, उन क्लासों को भी देख लेना पेपर से पहले आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।